ऐश्वर्या राय नाच रही थी, तो कम से कम जब आप ऐसे नैरेटिव देते हैं इस भव्यता के को लेके, तो शायद आप पे लोग मजाक कर रहे होंगे। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। राहुल गांधी को ये भी समझनी चाहिए कि यही अयोध्या है जहां राजीव गांधी 1985 में अपने ये पहली बार वहां से अयोध्या से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तो वो जो कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को क्या हो गया है जो हर बात में वो सेकुलरिज्म देखने की बात करता है, वोट बैंक देखने की बात करती है, और वो कांग्रेस आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण निमंत्रण मिलने के बाद भी उसको ठुकराती है। तो लोग पूछेंगे कि मोदी से आपका विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, राम से आपको बैर क्यों है, जो इस देश की परंपरा की, इस देश की संस्कृति की एक पहचान है, और वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में जब आप इस बात को नैरेटिव में लाएंगे तो इसको लोग रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्शन जो है कम से कम आपको देखना होगा कि यूपी नहीं पूरे भारत के लोगों में कई पीढ़ियां खप गई थी इस रामलला विराजमान की पुनर्स्थापना के लिए, इस राम मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए, और लोगों ने अपने पैसे से, अपने चंदे से इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। सरकारी सहयोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात हो, या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रामपथ की बात हो, ये यूपी सरकारें और मोदी सरकारों की तरफ से हुई है। बाकी राम मंदिर का एक एक पैसा यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी शारीरिक श्रम, अपनी क्षमता से दान देके इस मंदिर की भव्यता को लौटाया है। तो ये मंदिर समाज का है, ये मंदिर उस पुरुषत्व का है जो 500 साल तक अपनी कई पीढ़ियों को खो दिया था, और उसकी भव्यता लौटी है। आज उसके बीच में जो नरेंद्र मोदी है, तो उस भव्यता के स्वागत में जो लोगों की कतारें आप देख रहे हैं, हुजूम चलते हुए देख रहे हैं, तो ये एक गौरव, एक पहचान भारत की जुड़ी है, जो प्रभु राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो उनकी संस्कृति का लगाव है, और वो संस्कृति की पहचान है, वो धरोहर उनको मिला है। तो विकास के साथ विरासत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्लोगन है, तो लोग चाहे वो बनारस काशी कॉरिडोर को देखें, प्रभु रामलला विराजमान के इस राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के विकास को देखें, वो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में देखें, तो ये गौरव जो भारत को हासिल हुआ है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल हुआ रहा है, जो न कभी हुआ और न कभी होगा। और इस विभवता को, इस विराट वैभव को जो भारत ने पाया है, वो पूरे देश और दुनिया में एक भारत के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ बढ़ा है। ये जीवंत भारत को आज जो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी आते हैं, या नेपाल से भी आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, या मैक्सिको से आ रहे हैं, थाईलैंड से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लोग आ रहे हैं। तो ये जीवंत भारत, राम के उस भारत, राम की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम की उस भारत में वो जो जीवंतता आई है, सांस्कृतिक गौरव का वो गुणगान जहाँ पे पढ़ा है, उस भारत के जीवंत भारत का साक्षात्कार यहाँ की भीड़ को, यहाँ रामलला के दर्शनार्थी को, यहाँ के आसपास लोगों के चेहरों पे आपको साफ दिख रहा है। गौरव, बिल्कुल। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर रहा हूं। शैलेंद्र, साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने देखा राम मंदिर को लेकर, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब से मुखर होकर लगातार इस मुद्दे को उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो छवि, उनका वो चेहरा जो सबके सामने नजर आ रहा है, आज उसमें एक बड़ा सुकून नजर आ रहा है, बड़ी शांति नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, उस संघर्ष में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। गौरव, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये पार्टी के लिए एक आस्था का विषय था, एक संकल्प था, ये राजनीति का विषय नहीं था। और जब वो सपना पूरा हुआ है, ऐसे समय में पूरा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद ये पहला चुनाव है जब ये बीजेपी कह रही है कि वो जो संकल्प करती है उसका पूरा करने का 100% प्रयास करती है। और निश्चित तौर पर जब ये आज रोड शो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए लालायित अयोध्या की या फिर यहाँ पर आई जनता को देख रहे हैं, तब ये भरोसा दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की जनता का कि एक ऐसे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत हुई है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ
आस्था के साथ विकास की जो बात बीजेपी करती है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। आज देखिए दुनिया, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र कर रहे थे, कि दुनिया देख रही है कि भारत अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपने वैभव को सहेजते हुए आगे बढ़ रही है। काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हो, अयोध्या में हम देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, तो ये दिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरों का बीजेपी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से विकास हो रहा है। और देखिए इससे धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या हो, उज्जैन हो या फिर काशी हो, वो दुनिया के मानचित्र पर और मजबूती से उभर कर आ रहा है। क्योंकि आप तमाम उन देशों को देखें, उनसे तुलना करें कि वो देश, कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर है। यानी दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उससे एक बहुत बड़ा राजस्व उस देश को हासिल होता है। भारत जहाँ विविधता है, जहाँ इतनी संस्कृतियां हैं, जहाँ इतने गौरवशाली नगर हैं, जहाँ इतने पुरातन नगर हैं, हम उनको सहेजते हुए उनके विरासत को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उससे पर्यटन में उछाल देखने को मिलता है। आप देखें अयोध्या का तो हम जिक्र करते ही हैं कि 2 लाख से ज्यादा धार्मिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ हर दिन आते हैं और इसका कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप देखें अयोध्या में आज इतने होटल्स बन रहे हैं, अयोध्या में आप देखें तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस बढ़ रहे हैं, अयोध्या में जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी कमाई हो रही है, जो छोटे दुकानदार हैं उनकी कमाई हो रही है। तो इसका एक फर्क दिखता है। और अयोध्या से जो वापस लेकर लोग जाते हैं वो एक गौरवशाली इतिहास को वापस लेकर जाते हैं। देश और दुनिया में बता रहे हैं कि देखिए कि अयोध्या कितनी बदली हुई नजर आ रही है 22 जनवरी के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये क्रेडिट बीजेपी को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई सरकारों को बीजेपी को मिलता है कि वो उन्होंने इस आस्था के साथ विकास के उस दौर को आगे बढ़ाया है जिसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र के सत्ता में आने की बात हुई थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि देखिए ऐसे दल हैं, कांग्रेस है, उनके सहयोगी दल हैं, जो सनातन को लेकर गाली देते हैं, सनातन को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और कांग्रेस उस पर चुप्पी साध लेती है। हम देखें कि कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के एक बड़े नेता के बेटे ने जिस तरह से कहा था, तो दरअसल बीजेपी ये भी बता रही है कि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो अपने इतिहास पर गौरव करती है, अपने संस्कृति पर गौरव करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे दल हैं जो सेकुलर होने के नाम पर या फिर इस तरह के कदम उठाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है या जो तुष्टीकरण वाले हैं। हम इस बात की चर्चा सुनते हैं कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वायनाड में जब तक मतदान न हो ये उनके रणनीतिकारों ने बताया था कि अयोध्या न आए। तो ये इस तरह से जो चर्चाएं होती है दिखाती है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या। तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी को एक मौका मिलता है, कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में बाकी सहयोगी दलों की जो विचारधारा है, जो उनकी नीति है, उन पर सवाल उठाने का कि आखिर आपने क्यों अयोध्या जैसे नगरों की हत्या की, ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख कर लेता हूं। विनोद जी, साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने तमाम काम ऐसे किए हैं और कहते हैं कि आपके काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान के रूप में निकलकर सामने आते हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी नजर आ रही हैं। गौरव, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, तो ये जो डेडलाइन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का होता है वो एक टीम वर्क होता है। अब मैं अयोध्या के राम मंदिर के इसी भव्य निर्माण की बात आपको कहें तो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नृपेंद्र मिश्रा जो उनके प्रधान सचिव थे उस समय में, जहां तक मुझे याद है, और वो नृपेंद्र मिश्रा उसके बाद उनकी जिम्मेदारी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमिका में उनको आगे किया गया था, क्योंकि वो जो डेडलाइन था प्राइम मिनिस्टर के शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन का, वो इसको इंश्योर करना था। और ये देखिए कि पूरा वो देख रेख, पूरा चाहे वो पैसा ट्रस्ट का था, पूरा लोगों का पैसा सब कुछ खर्चा हुआ था, लेकिन वो पूरे देख रेख, पूरे जिम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, वो जो ये थे नृपेंद्र मिश्रा, उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें वहां पे तैयार, कंस्ट्रक्शन से लेके सारे निर्माण की बाध्यता लौट रही थी।
तो ये मैं कह रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल कनेक्शन होता है। यहाँ देश के जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह के, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पर्सनल कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन से वो रोज डे बाय डे का डेवलपमेंट लेते हुए उसकी सारी बाधाओं को दूर करते हुए इस भव्यता को लाते हैं। आपको लगता नहीं है इस भव्य राम मंदिर के सामने में कितनी मुश्किलें थी? चारों बगल के वो तंग गलियां और गलियों के आसपास वो छोटी छोटी दुकानें, वो छोटे छोटे सड़कों के बीच में बने हुए, अलग टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के बीच में बने हुए लोगों की बस्तियां, और एक एक चीज को जब योगी आदित्यनाथ से और सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे टीम ने काम किया है तो लोगों को पुनर्वास किया गया, लोगों को मुआवजा दिया गया और वहां से वो सारी चीजें हटाई गई और इसकी भव्यता लौटाई गई। तो ये भव्यता लौटाने का जो ये बात संकल्प है वो एक दिल से है, और जब वो दिल से जब चीजें हो तो इसकी भव्यता लौटती है। जो आपने श्री राम लला के विराजमान की उस प्राण प्रतिष्ठा में देखा, आपने उस भव्यता को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखा कि कितनी मुश्किलों से गंगा जी के सामने से काशी विश्वनाथ को गेट को लाने में क्या क्या मुश्किलें नहीं आई, कितने विरोध हुए। खुद शंकराचार्य जो वहां पे ये मुक्तेश्वरानंद थे, स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य, उन्होंने लगातार उसके लिए विरोध किया। और आज जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में काशी निखर गया है, सचमुच में काशी अपनी भव्यता को पा गया है। तो ये पर्सनल कनेक्शन है पीएम मोदी का, और ये पर्सनल कनेक्शन आज आपको इस भव्यता में दिखती है। आज आपको इसमें लोगों की जो आप ललक देख रहे हैं, लोगों की जो उत्सुकता देख रहे हैं, ये लगता ही नहीं है कि 2 किलोमीटर का जो ये सफर है ये रोड शो का वो कभी खत्म होगा। चारों बगल मुझे लगता है कि वो पूरे रामपथ पे लोगों की भीड़ जमी हुई है। इतनी तेज गर्मी में, इतने सर्द वहां पे देखिए कि जो गर्म हवाएं चल रही है और उसके बीच में लोगों का काफिला आपको कहीं रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल कनेक्शन है, जो ये लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और भव्य रामलला मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसका उद्घाटन हुआ और उसकी भव्यता के बाद आज करोड़ों करोड़ लोग दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये भव्यता की गारंटी सिर्फ मोदी दे सकते हैं इस दौर में। गौरव। बिल्कुल विनोद जी, पीके मिश्रा जी का आपने जिक्र किया था, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं क्योंकि हमने देखा एक रिकॉर्ड इसमें यहाँ पर जो लगातार चीजें देखी गई वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगा इसमें कितना बड़ा हम रोल इसमें अदा करते हुए इनको देख सकते हैं और किस तरह से उन्होंने जो इस बदलाव की बयार के साफ तौर पर साक्षी बने हैं वो कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। तो डेफिनेटली मैं आप ये देखिए कि वो एक प्रोफेशनल टीम वर्क के साथ साथ एक उस तरह से एक आस्था और विश्वास संस्कृति के को लेके जिस आदमी में, जिस टीम में एक वो जुड़ाव रहा हो, वही ये इतने कम टाइम में इस चीज की भव्यता को लौटा सकता है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नृपेंद्र मिश्रा की वो पूरी टीम हो या रामलला विराजमान, श्री रामलला विराजमान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग हो, टीम हो, उन सारे लोगों ने जो एक तरह के अभियान को, संकल्प को लिया था, और योगी आदित्यनाथ की तो टीम हो चीफ मिनिस्टर की, तो ये एक लगता था कि एक टीम किया हुआ है। और हम लोग जब जाते थे इस कंस्ट्रक्शन के दौर में, डीडी न्यूज ने कई स्पेशल स्टोरी की है अलग अलग टाइम में, और हम लोगों ने देखा है कि इस विरासत को, जो विकास के साथ विरासत को संभालने की बात अगर आप कहते हैं तो आपको अयोध्या में दिखेगी। जो उस चीज आप अगर कहते हैं विकास के साथ साथ वो बहती हुई सरयू की वो धारा, जो सरयू आपको भव्यता अपनी दिखते हुए लोग वहां जाएंगे तो इठलाते हुए सरयू को दिखेंगे, तो वहां रामलला के पथ से, राम पथ से गुजरते हुए लोग जाएंगे तो शायद इस टीम की जो वो मेहनत है, उस टीम की जो वो डेडिकेशन है, उस टीम का जो एक लगाव है और जो पीएम मोदी का संकल्प है, उसने अयोध्या की इस भव्यता को लौटाया है। गौरव। बिल्कुल विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि रोजगार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जो आने वाले कल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ऐसे में अब की बार का जो चुनाव है वो अब की बार कैसे इसकी दिशा और दशा तय करता हुआ नजर आएगा? देखिए, अयोध्या और उसके आसपास की अगर सीटों की हम बात करें जहां पर आज अयोध्या में रोड शो हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा करना लाजमी है। वहां पर सिर्फ एक मुद्दा है, वो मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितनी तेजी से अयोध्या बदली है। दुनिया के
सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर उभर रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। लोग उसी की चर्चा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या से जो संदेश है वो कितनी दूर तक जा रहा है। क्योंकि अयोध्या में आने वाले जो धार्मिक पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सिर्फ अयोध्या नहीं, अवध नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश से आते हैं। तो निश्चित तौर पर वो एक यहाँ से एक अनुभव लेकर जा रहे हैं, यहाँ से एक अपना एहसास लेकर जा रहे हैं, अपनी समझ लेकर जा रहे हैं। वो एक बीजेपी के लिहाज से आप देखें तो बीजेपी का ये भरोसा मजबूत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम वो काम हुए हैं जो कल्पनीय है, जिनका वर्षों से इंतजार था, जिनका दशकों से इंतजार था, उन कार्यों को करने में बीजेपी सफल हुई है। हमने आज बात की एक पंजाब से आए एक समूह से, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म हुआ है। अनुच्छेद 370 कश्मीर में रद्द करने का काम मोदी सरकार ने किया है। वो उन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम ऐसे ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं जिनकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। तो इस तरह के एक बदलाव के साक्षी के तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसकी वजह से भारत की आज दुनिया में साख बढ़ी है। तो ये सब मुद्दे हम देख रहे हैं कि उभर कर आ रहे हैं। इस तरह के मुद्दे आमतौर पर चुनाव में भारत की साख कैसी है, कितनी बढ़ रही है, ये इस बार के चुनाव में हम नया फैक्टर देख रहे हैं कि लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा से दिल्ली में किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ एलीट वर्ग में नहीं हो रही है, अयोध्या में हो रही है, गोरखपुर में हो रही है, गोंडा के किसी चौपाल पर हो रही है। तो ये दिखाता है कि विमर्श बदले हैं। विमर्श में ये भी आया है कि कितना मजबूत भारत उभर रहा है, कितना गौरवशाली भारत उभर रहा है और एक आम जनता, एक आम नागरिक आत्मविश्वास से किस तरह से लबरेज हो रहा है। तो तमाम उन मुद्दों के बीच, तमाम जो रोजगार की बात होती है या अन्य मुद्दों की बात होती है, उनके बीच ये मुद्दे भी बहुत उभर कर आ रहे हैं और जनता उन रोजगार की भी बात करती है जो बड़े आधारभूत ढांचा के विकास से पैदा हुए हैं, जो हम देख रहे हैं कि धार्मिक शहरों के कायाकल्प से पैदा हुए हैं, जिससे कि आम जनता, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाभार्थी जो योजना उनकी अगुवाई में, उसकी चर्चा हो रही है कि कैसे उससे जीवन बदला है। तो हम देख रहे हैं कि विमर्श बहुत बदला नजर आता है 2014 के पहले के मुकाबले और अब, और उस पर बातें हो रही है। जी ठीक है, शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, बात करें हम नृपेंद्र मिश्रा जी की, तो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण नजर आई है? नहीं, मैं वही चर्चा कर रहा था आपके साथ में कि देखिए कि ये टीम वर्क है और टीम वर्क में जब वो एक लीडरशिप लेने वाला बंदा, एक प्रोफेशनल टीम वर्क से जब से ही वो पीएमओ से गए थे और पीएमओ से जाके जब उनको राम मंदिर निर्माण के उस कंस्ट्रक्शन वर्क के उस सारे जिम्मेदारी उनको दी गई थी, तो ये बात समझ में लोगों की आ गई थी कि इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये तय सीमा है कि पीएम ने शिलान्यास जिस दिन किया था उसी दिन ये तय हो गया था कि इसका उद्घाटन उसी पीरियड में, उसी टाइम से होना है और वो हुआ। तो ये आपको बताता है कि इसमें उनका एक प्रोफेशनलिज्म जो है, वो उसके साथ में जो उनका डेडिकेशन है, इंटीग्रिटी है अपने नेतृत्व को लेके और वो अपने कमांडर को लेके, तो उसको करते हुए जब एक सेनापति वहां पे पूरा करता है तो डेफिनेटली उसको क्रेडिट तो जाता है। रही बात, मैं दूसरी बात कर रहा था कि मैं इसमें थोड़ी चर्चा जो शैलेंद्र कर रहे थे उसकी बात आगे बढ़ाता हूँ। आज अयोध्या क्यों चुनौती बनी है पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, कि आपको याद कराऊं गौरव कि जिस समय में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की देश में तैयारी चल रही थी और पूरे देश में एक तरह से उमंग और उल्लास का वो माहौल बना था, ठीक उसी समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 शुरू हुआ था। और आपको याद होगा कि वो पार्ट 2 यात्रा का जो उद्देश्य यही था कि देश में जो एक धारा बन रही है मोदी, ये राममय देश और मोदीमय अयोध्या का, उसके बीच में वो भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोड़ा गया उसपे और वो यात्रा शुरू हुई थी। वो एक तरह से कि एक मैसेज था लोगों के बीच में कि हम इस जो धारा है उसके बीच में हम एक अपना एक तीसरी धारा देंगे। और वो नैरेटिव देते देते जब वो राहुल गांधी की वो यात्रा चली
उस यात्रा में राहुल गांधी ने सीधे सीधे चोट शुरू किया कि सनातन की वैभवता और हिंदू के इस विराट स्वरूप जो अयोध्या में दिखा था, ये पूरे इंडिया गठबंधन को खतरा लगा। तो उन्होंने एक नया डिस्कोर्स शुरू किया, जाति गणना का, दलित का। वो गिनती शुरू किए कि सेक्रेटरी कितने कैबिनेट में, पूरे मिनिस्ट्री में है, सेक्रेटरी ही जहाँ पे जितना होता है वही पैसा अपने अपने जाति को पहुंचाता है। इतने इलॉजिकल बात से राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी, जिस यात्रा में सिर्फ एक कंफ्यूजन डालना था कि ये जो यात्रा है ये मोदी के पर्सनल अपना वो एक पॉलिटिकल है। जबकि राहुल गांधी भूल गए कि उनके पिताजी के दौर में भी एक बार शिलान्यास कराने की एक बार बात हुई थी। उन्हीं के पिताजी के दौर में ये राम मंदिर का एक बार ताला खुला था। तो ये बात अगर कांग्रेस इस चीज को क्रेडिट लेने के बजाय आज अगर कांग्रेस इस चीज से भागती हुई नजर आ रही है कि कहीं राम मंदिर और ये अयोध्या की बात करते हुए उसके जो सेक्युलर का सो कॉल्ड एक वोट बैंक के नजदीक में जो उसकी छवि बनी है वो कहीं टूटती नजर आएगी, तो मोदी अपने इमेज बनाने में न कभी इन चीजों को भी विश्वास किया है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने आस्था केंद्र, अपने राम और अपने कृष्ण को लेके वो कभी भी इन सारे ड्रामा को और इस नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं करते। आज ही शैलेंद्र इस बात को जानते होंगे बेहतर, आज ही इटावा में प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली थी, तो उन्होंने उस समाज के बीच में, यदुवंशी समाज के एक तरह से वो बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कौन सी ऐसी विचारधारा है जो हमारे द्वारकाधीश की, जहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने गए थे और समुद्र के नीचे में उस खतरनाक ड्राइव करते हुए वहां पहुंच के वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का वहां पे मूर्ति और प्राचीन काल की उस वैभवता का दर्शन किया था। ये शायद दुनिया में शायद कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह का जोखिम नहीं ले सकता था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भारत की संस्कृति, अपनी भारत की गौरव और अपनी भारत की उस पहचान को दुनिया के सामने में लाने के लिए इस तरह का खतरनाक ड्राइव को अपने एक तरह से उन्होंने एक ओढ़ा। और आप देखिएगा राहुल गांधी अपने भाषण में कहे कि वो ये मोदी है जो पानी के अंदर में भगवान को खोजता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज इटावा में लोगों के बीच में कहा, जो आदमी कहते हैं कि यदुवंशी कहते हैं कि कृष्ण से हमारा सरोकार है, हम कृष्ण के हैं, तो उन्हें कम से कम शर्म होनी चाहिए जो उनके कृष्ण को, उनकी विरासत को, उनकी पहचान को एक मजाक बनाते हैं। ये कम से कम मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सारे नैरेटिव के बीच में जब आप आज अयोध्या के राम पथ को देखते हुए वहां की इस भीड़ की ललक को देख रहे हैं, तो आपको लगेगा ये बदला हुआ भारत है जो विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी संभालना जानता है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। रामेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रामेंद्र का रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, जब हम देख रहे हैं कि अवध क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि आय में काफी उछाल नजर आया है जब से राम मंदिर बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दों के तौर पर सामने आएंगे? क्योंकि ये बातें जो गौरव आप कर रहे हो, जो अभी विरोध भी कर रहे हैं, तो ये बातें पिछली राजनीतिक लोग भी जो सरकारें बनाए थे वो भी जानते थे कि अगर राम मंदिर का विकास होगा, अगर काशी का विकास होगा, तो बड़ा जो पर्यटन हब है, जो जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन हब, जो पूरे देश को कनेक्ट करता है, दुनिया से कनेक्ट करता है। एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना है वहाँ कोई फ्लाइट खाली नहीं आती है, यानी देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका डेवलपमेंट तो होना था। लेकिन जो देश में गौरव आक्रांता है उनको भी पता था कि अगर सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति के केंद्र हैं, अगर ये स्थापित रहेंगे तो भारत को साथ तोड़ा नहीं जा सकता। ये केंद्र ही पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ते हैं। और भारत की जो पिछली राजनीति थी वो भी ये जानती थी कि अगर संस्कृति के केंद्र खड़े रहे, अगर काशी खड़ी रही, अगर उज्जैन खड़ा रहा, अगर अयोध्या खड़ी रही, अगर मां विंध्यवासिनी का नाम खड़ा रहा, तो फिर इसको तोड़ पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कभी इसको सृजनात्मक रूप से लिया नहीं। वो कतई नहीं चाहते थे कि काशी में भव्य गीता मंदिर बने, वो नहीं चाहते थे कि आस्था अध्यात्म की केंद्र और भारत की जो मूल आत्मा है जहाँ राम बसते हैं। राम का मतलब ही है कि राम सबरी की बात है, जिसकी बात विनोद जी कह रहे थे। राम ने एक एक व्यक्ति को जो किनारे खड़ा था उसको बोला, उन्होंने 4 दिनों के साथ रावण जैसी बड़ी सेना पर चढ़ाई की। तो अगर राम खड़े हो जाते हैं, अगर अयोध्या में राम बनते हैं, अयोध्या का राम मंदिर बन जाता है, ये संस्कृत का केंद्र
खड़ा होता है तो पूरा देश एक सूत्र पर जुड़ता है। ये भारत की पिछली राजनीति जानती थी, राजनीति को जानते थे, इसलिए उन्होंने राम को नकारा, इसलिए उन्होंने अयोध्या को किनारे रखा कि अयोध्या में किसी भी तरीके से राम मंदिर न बनने पाए। वो जानते थे ये वैभव, ये गौरव जैसे भारत के नागरिक में वापस आएगा वो हमको छोड़ देगा कि हम जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की राजनीति कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि संसाधनों को पहला हक इनका है, ये नहीं चलेगा। और उनकी राजनीति उसी के सहारे चल रही थी, इसलिए वो कतई नहीं चाहते थे कि भारत में अयोध्या में राम मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ में धाम बने, उज्जैन में कॉरिडोर बने। इस तरीके की चीजें खड़े होने से जो एक सूत्र में पिरोया गया भारत है, जिसमें सनातन संस्कृति है, जिसमें हमारा वैभव है, हमारी आस्था है, हमारी आत्मा जुड़ी है, व्यक्ति जुड़े हैं, पूरा समुदाय जुड़ा है। इसमें जाति और नहीं आती कि जो जातियों को खंडित करके देखते थे, जो भारत की खंड खंड की राजनीति करने की योजना बना करके राजनीति करते थे, वो नेपथ्य में गए हैं। तो इसलिए इसको बड़े दूसरे तरीके से देखा जाए, अध्यात्म के साथ उत्तर प्रदेश के लिए जो बड़ा गौरवशाली है जो मंदिर बना है राम मंदिर, इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, देखिए जितनी सड़कें अयोध्या में आने वाली है, शानदार सड़कें बनी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हवाई अड्डे बने हैं, तो दुनिया की पूंजी आ रही है। अब आप अगर किसी अयोध्यावासी से कहो कि आप 25,000 के 50,000 की नौकरी दिल्ली करने जाओगे तो मना कर देगा, इसलिए उसको पता है कि हम उससे ज्यादा यहाँ घर में बैठकर अपने परिवार के बीच पैदा कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच है। तो ये बदला है गौरव उत्तर प्रदेश में, और इस बदलाव का इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि अयोध्या से आने वाला अभी सर्दियां आएंगी तो इको टूरिस्ट के लिए लखीमपुर जाएगा, अयोध्या आने वाला काशी जाता है, अयोध्या वाला आने वाला वहाँ जाता माता रानी के दर्शन करने विश्वसनीय धाम जाता है। तो ये पूरा जो चेन सर्किट है, जो आध्यात्मिक सर्किट है, इस तरह जो आपको बहुत नए सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं, जो आध्यात्मिक सर्किट है, इसमें दिक्कत ना है, लोग सुगम यात्रा कर सके, तो इससे पूरा उत्तर प्रदेश बदलता है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, जिसकी बार बार आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या बदलेगा, तो राजनीतिक रूप से भी हो सकता है कि जहाँ भाजपा जो पिछली बार जीती तो उससे आगे बढ़ जाए, तो राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती है। गौरव, बिल्कुल, और यही बदलाव की बयार तो है जो साफ तौर पर एक लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लेकर नजर आई है। तो रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर तमाम सीटों पर तो इसका असर पड़ेगा ही, और अब की बार जो हम 400 पार के नारे की जिसकी बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार एनडीए 400 पार होगी, तो अब की बार इस कड़ी में हम उत्तर से लेकर दक्षिण भारत को जब जोड़ते हैं तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन के हिसाब से भी, यहाँ पर कनेक्टिविटी के हिसाब से भी जो फ्लाइट्स हैं वो तो चलाई गई, इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला, उससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसकी सीधी रेल कनेक्टिविटी हो, उसके लिए भी तमाम प्रयास किए गए हैं। अयोध्या धाम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है, वहां से तमाम अब हम आधुनिक ट्रेनें, रेलगाड़ियां देख रहे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से कनेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गौरव, बीजेपी हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाती है जनता तक अपनी बात पहुंचाने में, और कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। और हम देख रहे हैं कि उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता धुआंधार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल हमने देखा कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और आज अयोध्या वो आए, रामलला के दर्शन पूजा के बाद अब वो अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। तो बीजेपी अपने तौर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 2014 और 19 के आंकड़ों से आगे जाते हुए 2024 में जीत सके। तो ये एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, बीजेपी के उस पूरे संगठन की क्षमता को दिखाता है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख तक उनकी एक जिम्मेदारी होती है, और वो पूरे 100% अपने काम को पूरा करने के तौर पर आगे बढ़ते हैं। और लोकतंत्र में ये किसी राजनीतिक दल की एक खूबसूरती है कि वो अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता है और तमाम सहयोग उसे हासिल होता है बूथ संगठन के लोगों का, और जनता उन उम्मीदों को पूरा होता हुआ देखती है जो राजनीतिक दल एक वादे के तौर पर करता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर ये उभरा है, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी अगुवाई में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, उससे एक बड़ा समर्थक वर्ग, एक बड़ा वोट बैंक
जो बीजेपी का कोर वोट नहीं होता था वो जुड़ा है। प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। और यही हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व हो, पहले हम उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर या फिर गुजरात में देखें तो बीजेपी को एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर देखते थे, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि उत्तर पूर्व हो, पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, और अब इन चुनावों में दक्षिण भारत में भी बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि केरल हो या फिर तमिलनाडु हो, इन राज्यों में भी बीजेपी 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी। तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा जैसे राज्य हो। तो ये दिखाता है कि कैसे बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता का भरोसा चुनाव दर चुनाव, विधानसभा जहां पर चुनाव हो रहे हैं, हासिल करती जा रही है। और पिछले 2 चुनावों से वो अपने आंकड़ों पर आगे बढ़ी है। मतदान प्रतिशत के लिहाज से भी उससे ज्यादा मत हासिल किए हैं। और 2024 में एक नए आंकड़े के साथ, एक नए मतदान प्रतिशत के लक्ष्य के साथ जनता के बीच जा रही है और पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से, पूरी प्रतिबद्धता से जनता के प्रति उसके कार्यकर्ताओं के समर्पण से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है। तो निश्चित तौर पर ये संदेश अयोध्या से भी जाता है कि आस्था के साथ विकास का जो संदेश बीजेपी देखती है, उसके सबसे बड़े केंद्र के तौर पर इस वक्त अयोध्या को देखा जाता है। और जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीत, किसी सीट पर जीत हासिल होना या कहीं किसी सीट पर पूरे प्रयास के बाद हार जाना, ये राजनीति में, चुनावी राजनीति में लगा रहता है। लेकिन जो संदेश अयोध्या की धरती से बीजेपी दे रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता के लिए, कि देखिए हम पूरी प्रतिबद्धता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और आपके समर्थन और आपके साथ की जरूरत है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक नए नारे और नए लक्ष्य के साथ बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में सामने है, जिसमें उसने 400 पार का नारा दिया है, जिसमें उसने मतदान प्रतिशत को 50% बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में ले जाने का प्रयास करने की बात कही है, जिसमें पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों को ये एक लक्ष्य दिया गया है कि वो हर बूथ पर 370 वोट कम से कम ज्यादा हासिल करे और अपने जो आदर्श है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 370 हटाने की बात कही थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो काम हुआ है, तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पर वो सीट उतने मत हर बूथ पर ज्यादा दिए जाए। तो ये दिखाता है कि नए नए संगठन में, नए नए विचारों पर, नए नए लक्ष्यों पर, नए नए कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक संगठन, सक्रिय राजनीतिक संगठन, एक शीर्ष नेतृत्व से जमीन तक पहुंचने वाले संदेश के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश ये कर रही है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन 2019 के मुकाबले और ज्यादा समर्थन हासिल हो। और पार्टी को ये भरोसा है कि जिस तरह से जो तमाम जगहों पर बीजेपी मेहनत कर रही है, या बीजेपी को लगता है कि जो 2 चरणों से जो संदेश आया है वो पार्टी के लिए आशाजनक है। तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने उस प्रयास को और तेजी लाते हुए दिखाई दे रही है, जब उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभा के जरिए, रोड शो के जरिए। गौरव। बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी का रुख कर लेता हूं। विनोद मिश्रा जी, ये जो साफ तौर पर जो बानगी है जो लगातार पेश होती हुई नजर आई है, और अब की बार जब हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जो लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो आने वाले समय में अयोध्या धाम को टॉप क्लास सिटी बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हुई नजर आएगी। मतलब हम चर्चा कर चुके हैं इसके साथ में, मैं जो शैलेंद्र भी बता रहे थे मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ जी। कि देखिए, जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉमिनेशन करने के लिए बनारस पहुंचे थे तो शायद लोगों को याद नहीं होगा कि उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, आपको याद होगा शायद जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नामांकन से पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पूजा करने गए थे काशी विश्वनाथ के दरबार में और लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने वहां, तो उन्होंने कहा कि मैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं इसलिए आया हूँ। उस चीज को शायद समझने में हम लोगों ने बहुत गहराई से इस बात को नहीं समझा कि मां गंगा ने मोदी को क्यों बुलाया है। तो ये बात साफ है कि अगर मुझे याद करें आप, तो 1901 में आप एक ऐतिहासिक ये दस्तावेज है जो पहली बार जब महात्मा गांधी बनारस में और काशी में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे और वो उन्होंने जो गंदगी देखी थी वहां की, उस गंदगी देख के वो इतने एक तरह से कुपित हुए और एक तरह से इतना उनको अपने आप पे और इस देश की इस व्यवस्था पे ये लगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने तीर्थ स्थलों को, हम अपने सांस्कृतिक जो हमारा एक पहचान है उसको
उसकी भव्यता नहीं दे पाए तो हमें स्वराज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये महात्मा गांधी के वर्ड है। और जो महात्मा गांधी के उस नाम को अपने इस पे लगाए हुए, टाइटल में लगाए हुए अपने को सेकुलर बताते हैं, और इस सेकुलर बनने के उसमें उन्होंने विश्वनाथ को छोड़ा, अयोध्या को छोड़ा, मथुरा को छोड़ा, सारी जगह को छोड़ते चले गए। उन्हें इस बात को पता होनी चाहिए कि गांधी अपने ग्राम स्वराज, अपने स्वराज में जो देश की आजादी के लिए वो लड़ रहे थे, तो उसके साथ में उनका संकल्प एक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। गांधी जब ये कहते थे कि मुझे सनातनी होने का गर्व है, तो फिर आज जब ये सनातन परंपरा और सनातन को कोसते जो अपनी राजनीति करते हैं, तो कांग्रेस को कम से कम एक बात, एक शब्द राहुल गांधी का आना चाहिए था। मैं उस